नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो तय था कि सरकार बड़ा जश्न मनाएगी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि अब सरकार के 4 साल पूरा होने पर देवभूमि में किसी तरीके का कोई जश्न नहीं होगा, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम होने थे और सभी जगहों पर इन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। जो सीएस हैं ओम प्रकाश, उनकी ओर से एक आदेश जारी हुआ है और उस आदेश में कहा गया है कि जो 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम पूरे विधानसभाओं में होने थे, उन सभी को रद्द किया जाता है। 18 मार्च को ये कार्यक्रम प्रस्तावित थे, लेकिन उन्हें रद्द कर दिया गया है। आज सुबह उन कार्यक्रमों में तीरथ सिंह सरकार ने आंशिक तौर पर संशोधन किया था, लेकिन जो ताजा आदेश आया है कि उसके मुताबिक सरकार ने जितने भी विधानसभा 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इसके लिए बाकायदा सीएस की ओर से एक लेटर भी जारी हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि जिस सरकार के दौरान जिनके नेतृत्व में सरकार ने 4 साल पूरे किए, उनको बदल दिया गया, उनके जगह नए मुखिया आए हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर कल तक जो बात हो रही थी कि कार्यक्रम होंगे, और आज सुबह तक उन कार्यक्रमों में आंशिक फेरबदल किया गया था, लेकिन अब अचानक से फैसला लिया गया है। सीएस की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कार्यक्रम पूरी तरीके से रद्द कर दिए जाएंगे। 4 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम मनाया जाना था। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, वजह क्या है? देखिए धर्मराज, ये जो वजह है स्पष्ट तौर पर तो ना तो आदेश में कही गई है और ना ही बीजेपी की तरफ से भी कोई बात बताई जा रही है। हालांकि वजह जानने की हमने कोशिश की थी बीजेपी मीडिया प्रभारी से। उनका कहना था कि तैयारी के साथ इसमें आगे किया जाएगा। ये तो एक बात थी, एक स्पष्टीकरण या सफाई के तौर पर, लेकिन इस आदेश में कोई इस तरह की बात कही गई है, स्थगित नहीं किया गया है। तो अगर हम आदेश को देखते हैं तो कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं सरकार की तरफ से, और निरस्त का मतलब ये कि भविष्य में होंगे कि नहीं होंगे ये स्पष्ट नहीं। और अगर हम इसको इन कार्यक्रमों की महत्व के हिसाब से इनको देखते हैं तो 18 मार्च को चूंकि बीजेपी सरकार कहेंगे, अब बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और 4 दिन पहले त्रिवेंद्र सरकार ने 4 दिन पहले तक जो त्रिवेंद्र सरकार थी उसने 18 मार्च के कार्यक्रम को बहुत वृहद स्तर पर और बहुत भव्य स्तर पर करने की तैयारी की थी। मुख्य आयोजन डोईवाला में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा सीट है, उस पर यह कार्यक्रम होना था और बाकी सभी राज्य की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जिम्मेदारी दी गई थी मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्य तौर पर क्षेत्रों के और उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, तमाम इसमें जिम्मेदारियां दी गई थी। यानी 18 मार्च को कार्यक्रम होना था एक बृहद स्तर पर। ये कैंसिल किया गया है, निरस्त किया गया है कि कई मायने अलग अलग तौर पर निकाले जा सकते हैं और स्पष्ट तौर पर इसमें नहीं कहा गया है। बहुत हद तक इस बात की भी संभावना है, अगर देखते हैं तो ये भी एक अंदेशा हो सकता है कि अगर ये 18 मार्च को कार्यक्रम होंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार की उपलब्धियां, 4 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी, 4 साल के कामकाज के उपलब्धियों के तौर पर विकास कार्य गिनवाए जाएंगे। तो फिर विपक्ष की तरह से ये भी सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर 4 साल की इतने तो उपलब्धियां रही हैं तो फिर सरकार में नेतृत्व परिवर्तन क्यों हुआ। ये एक संभावना हो सकती है, आशंका भी हो सकती है, जिस तरह की बात अभी निकल करके आ रही कही जा रही है इस आदेश जारी होने के बाद में, निरस्त होने के। बहरहाल स्पष्ट तौर पर क्या कारण मानकर किया है सरकार ने, ये तो साफ तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ संभावना और आशंकाओं की बात है। और जो आदेश जारी होने के बाद चर्चाएं हो रही हैं, अब इसमें बीजेपी किस तरह से इसमें रिएक्ट करेगी, क्या प्रतिक्रिया देगी, ये अलग बात होगी। जी, इसमें फहीम बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई पक्ष नहीं आया है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कोई पक्ष नहीं आया। बस इतना कहा गया है कि जो कार्यक्रम होने थे उन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है पत्रकारों से मारपीट का। पत्रकारों से मारपीट के दौरान अखिलेश यादव मौजूद थे। आपको याद होगा 2 दिन पहले मुरादाबाद में थे अखिलेश यादव और उसके बाद वो रामपुर पहुंचे थे और उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम रहा। लेकिन मुरादाबाद में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हुआ था और अब उसी मामले पर
केस भी दर्ज हो चुका है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। एसके वाजपेयी, अखिलेश यादव पर केस दर्ज हुआ है, अलग अलग उसमें आईपीसी की धाराएं हैं, तो इसमें क्या सिर्फ अखिलेश को आरोपी बनाया गया है या और उनके जो सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने धक्का मुक्की की, मारपीट की, उनको ही बनाया गया है? बिल्कुल, ये 11 मार्च का मामला है, जिस दौरान पाक बाड़ा इलाका है मुरादाबाद का, जिसमें अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें कार्यक्रम था जिसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, जिस दौरान पत्रकारों से सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई थी और धक्का मुक्की के बाद कथित तौर पर मारपीट भी हुई थी, जिस मामले में अब अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। साथ ही साथ 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा मुरादाबाद के पाक बाड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि बड़ी कार्रवाई, जहां लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की और इस मारपीट के वजह से कहीं न कहीं जो एक छवि है चौथे स्तंभ की, उसको क्षति पहुंची है, जिसके तहत इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उस मांग के तहत हम कहें कि अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हम कहें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि सपा सुप्रीमो साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें 147, 342, 323 जैसी धाराओं में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कहीं न कहीं मारपीट करने, बंधक बनाने और धमकाने जैसी धाराएं इस मुकदमे में शामिल है। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि मुरादाबाद से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत 20 अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं पर यह मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी नहीं, जो आईपीसी की अलग अलग धाराएं बता रहे थे, 342 है, 147 है, 343 है, तो इन धाराओं में अखिलेश को आरोपी बनाया गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नाम के साथ नामजद मुकदमा हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव और उनका जो पता है वो पता उनका फिलहाल उन्होंने मुरादाबाद का उसमें एफआईआर में दर्शाया गया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि अखिलेश यादव समेत 20 अन्य समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम अज्ञात तौर पर दर्ज है, जिसमें अखिलेश यादव के खिलाफ में नामजद तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें इसमें धाराओं की, तो इसमें 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय जनसंख्या की 147, 342 और 323 जैसी धाराएं शामिल हैं, जिसमें जो है धमकाने, मारपीट करने, साथ ही साथ बंधक बनाने जैसी धाराओं को लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब फिलहाल ये देखना निश्चित महत्वपूर्ण होगा कि जब लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके ऊपर मुकदमा होना निश्चित ही राजनीतिक हलचल जरूर तेज कर देगा। जी, शिकायतकर्ता कौन है एसके वाजपेयी? बिल्कुल, ये जो पाक बाड़ा थाना है मुरादाबाद का, उसके निरीक्षक की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल अब ये देखना महत्वपूर्ण जरूर है कि इस मुकदमे को दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से की जाती है। हालांकि जिन 20 लोगों के नाम इसमें अज्ञात के तौर पर दर्ज है, उसमें पुलिस किसका किसका नाम शामिल करती है, यह भी जरूर महत्वपूर्ण होगा। और ये मुकदमा जो हम कहें कि आज ही के दिन ये मुकदमा अब से थोड़ी देर पहले ही दर्ज हुआ है, जो कि मुरादाबाद के पाकबाड़े थाने में दर्ज कर लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। धारा आपको बता देते हैं, इंडियन पिनल कोड की 342, 323 और 147 बंधक बनाना, मारपीट करना जैसे आरोप अखिलेश यादव पर लगे हैं। उनके अलावा 20 अज्ञात लोग जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन पर आरोप है, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यानी नामजद आरोपी अखिलेश यादव को बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी और अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। समाजवादी पार्टी नेता का जन्मदिन मनाना थाना प्रभारी महोदय को भारी पड़ा। थाने में केक काटते हुए थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में थाने में ही मोहित यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा था। मोहित यादव जो समाजवादी पार्टी का नेता है, मौके पर थाने में थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मी मौजूद थे। थाने में केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने इस मामले पर एक्शन लिया है।
एसएसपी अजय कुमार ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। थाना नसीरपुर में केक काटकर सपा नेता का जन्मदिन मनाया गया था। इस मामले पर एसएसपी ने कार्रवाई की है और थाना प्रभारी को लाइन भेज दिया है। जो कि हलवाई के तौर पर आया था, वो रोटी पर थूक करके और उसे तंदूर में डालता नजर आ रहा है। तो फिरोजाबाद में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। थाना में समाजवादी पार्टी का नेता अपना जन्मदिन मना रहा था। थाना प्रभारी मौजूद थे, पूरा थाने का स्टाफ मौजूद था। उसका बाकायदा वीडियो बना। वीडियो जब वायरल हुआ तो वीडियो किसी ने एसएसपी साहब तक पहुंचा दिया या फिर एसएसपी साहब तक शिकायत गई। उसके बाद इस पर एसएसपी ने कार्रवाई की है और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर हिंडन नदी में 2 बच्चे डूब गए। हिंडन पुल के पास नहाने के लिए 4 बच्चे आए थे और इस घटना में 2 बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 बच्चों की किस्मत अच्छी नहीं थी। 2 बच्चे डूब गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के करेड़ा का ये मामला है। हिंडन पुल पर 4 बच्चे नहाने के लिए आए थे, जिसमें 2 बच्चे डूब गए, लेकिन 2 बच्चों को किसी तरीके से बचा लिया गया। और चलिए आपको दिखाते हैं, घटनास्थल पर हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित पहुंचे थे, उनकी रिपोर्ट। मौजूद है गाजियाबाद के साहिबाबाद करहेड़ा एरिया में, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये नदी है, जहां पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा लगातार दिखाएं कि यहाँ पर इस नदी में 4 बच्चे खेलने आए थे और नहाने, वहीं 4 बच्चे डूब चुके हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय निवासियों ने सूचना पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस आई व एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से लगातार आई और मुस्तैदी से लगातार एनडीआरएफ की टीम सर्च कर रही है बच्चों को। 2 बच्चों को बचा भी लिया गया है और 2 की अभी सर्च जारी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा यहाँ पर स्थानीय निवासियों को दिखाएं, काफ़ी पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है और लगातार प्रयास जारी है। प्रयास जारी है, लगातार एनडीआरएफ की टीम रिसर्च कर रही है। अन्य बटालियन में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और जगह जगह पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को ढूंढा जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चों को बचाकर अस्पताल भेज दिया गया है। गाजियाबाद से अभिषेक पंडित, न्यूज़ वन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने से जुड़ी हुई है, बड़ी खबर है। डोईवाला में शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने के मामले में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या थी। इस आगजनी में 50 लाख से अधिक का सामान जलने की संभावना है। बोगी में हॉकी खेलने वाली टीम भी सवार थी। डोईवाला के कंसरो रेलवे स्टेशन के पास इस ट्रेन में आग लगी। ये शताब्दी एक्सप्रेस है जो दिल्ली से देहरादून जाती है और उसी दौरान इसमें आग लगी है डोईवाला के पास। और इस घटना की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या है। और ये तस्वीरें हैं आग की लपटें, देखिए पूरी की पूरी जो कोच है वो जलकर राख हो गया। आग की लपटों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी और इस आग को इस तरीके की जगह पर कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन है। नुकसान हुआ है, कहाँ पे आग लगी, क्या क्या घटना हुई? हम लोगों का सारा इक्विपमेंट जल गया है। सब कहाँ से आ रहे थे सर आप? एमपी से। क्या क्या सामान जला है? वो और कपड़े लेते सब। खसरो स्टेशन से 500 मीटर पहले, 50 मीटर। हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब जल गया। सर क्या क्या था उसमें? क्या बच्चों का इक्विपमेंट का सामान था, हम लोगों का सबसे बड़ा बच्चों का सामान था। और जो रेलवे का स्टाफ है, इनकी बहादुरी सूझबूझ से इन लोगों ने 5-4 डिब्बे पीछे कर दिए, 4-5 डिब्बे आगे कर दिए थे, तो उससे इन लोगों ने
जो भयंकर जान माल होता वो बचा लिया है। सर आपने मौके पे देखा है किस तरह की कितने का भयानक मंजर? बहुत भयानक मंजर था और बहुत भयानक था, जल कर राख हो गया। वीडियो हमारे पास में हैं तो हम आपको भेज देते हैं। लेकिन ये ड्राइवर की सूझबूझ और जो इसमें जितना स्टाफ है वो डिब्बा अलग किया है और 6 डिब्बे पीछे हैं और एक डिब्बा जो है वो अभी पूरी तरह जल गया है पूरी तरह से। बोगी में सवारी थी उसमें? बोगी में सवारी थी सब में सब ये जो लड़के वहाँ खेलने के लिए जा रहे थे ना, जो आर्ची धनुष होता है, ये मध्य प्रदेश से बच्चे आए, उनका बहुत नुकसान हुआ। उनको 12:15 पे सूचना मिली थी कांसरो स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कि एक किसी कोच में धुआं निकल रहा है, तो उन्होंने चेन पुलिंग करी हुई है पैसेंजरों ने वहाँ पे ना। तो उसके बाद जब आग ज़्यादा हो गई है तो उन्होंने आइसोलेट कर, उनके गार्ड और ड्राइवर द्वारा उसको कोच को आइसोलेट कर दिया गया वहाँ पे। आइसोलेट करने के बाद आगे पीछे के पोर्शन आगे खड़े कर दिए हैं, पीछे के पोर्शन पीछे खड़े करके उसको अलग कर दिया है। अपडेट ये है कि 8 कोच जो उसके आगे के थे वो हमारे पास आ रहे हैं और देहरादून जाएंगे ऐसी, और पीछे वाले जो कोच बचे हुए थे वो कोच आपके रायवाला तक उसको ले जाया जाएगा। इंजन उसका वहाँ पहुँच चुका है और वहाँ से उसको रायवाला क्लियर करेंगे उसको। तो कोई यातायात होने की खबर? नहीं, ऐसे कुछ वो नहीं है, सूचना मिली है इस तरह की। पहुँच चुकी है आपकी फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच चुकी है और बाकी दल? हाँ, बाकी दल भी पहुँच चुका है। बाकी हमारा स्टाफ यहाँ से जो स्टाफ थे, जो संबंधित स्टाफ है, सब पहुँच रहा है वहाँ पे। 12:15 पे सूचना मिली थी कांसरो स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कि चलिए बढ़ता है कि डोईवाला से ही अगली खबर है, जहां पर बीएसएफ के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। डोईवाला में बीएसएफ के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। 60 असिस्टेंट कमांडर प्रशिक्षणार्थी हैं जो ट्रेनिंग ले रहे थे। 1 मार्च से 13 मार्च तक इनका ये प्रशिक्षण चल रहा था। ट्रेनिंग के बाद प्राकृतिक आपदा और चुनौतियों का डटकर ये सामना कर सकते हैं। व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग की इनको ट्रेनिंग दी गई और इस ट्रेनिंग से निकलने के बाद ये और ज्यादा निखर कर उभरे हैं और बेहतर अधिकारी बने हैं। सुप्रभात। सबसे पहले सभी मीडिया कर्मी का धन्यवाद। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एसीडी कोर्स सीरियल 45 के 7 ट्रेनिंग ऑफिसर्स और उनके साथ उनके डीएस जो है 1 मार्च 2013 से लेके आज 13 मार्च 2013 तक 2 वीक की एडवेंचर ट्रेनिंग पर बिहार देहरादून में आए थे, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को हमने रॉक क्लाइंबिंग, उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग होने वाली एक्टिविटीज़, आपदा से बचने के उपाय, उसको नेगोशिएट करने के तरीके, उसके बाद गैंजेस में उनकी कयाकिंग, राफ्टिंग, स्टैंड अप पैडल और लाइफ सेविंग डिवाइसेस के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। यहाँ पे आए हुए 2 हफ्ते हो गए और इन 2 हफ्तों में हम एयर, वाटर और लैंड, हमें तीनों फील्ड में एक्सपोजर दिया गया, जैसे ट्रैकिंग, वाटर सर्फिंग, ड्रोन हैंडलिंग एक्सेट्रा। तो हमें डिफरेंट एक्सपोजर मिला, हमें पता चला कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और जो हमने इन 4 महीने की ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, हमने इन ट्रेनिंग के हफ्तों में क्या सीखा है, उन सारे स्किल्स को टेस्ट करने का हमें मौका मिला। और यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो दे आर हाईली क्वालिफाइड, सो उनके अंडर हमने ट्रेनिंग करी, तो हमें एक्सपोजर मिला। हमें आगे किस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, हमें उसके बारे में पता चला। इस ट्रेनिंग ने हमें और कॉन्फिडेंट बना दिया है। यहाँ पे आए हुए 2 हफ्ते हो गए और इन 2 हफ्तों में हम एयर, वाटर और लैंड, हमें तीनों फील्ड में एक्सपोजर दिया गया, जैसे ट्रैकिंग, वाटर सर्फिंग, ड्रोन हैंडलिंग एक्सेट्रा। तो हमें डिफरेंट एक्सपोजर मिला, हमें पता चला कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और जो हमने इन 4 महीने की ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, हमने इन ट्रेनिंग के हफ्तों में क्या सीखा है, उन सारे स्किल्स को टेस्ट करने का हमें मौका मिला। और यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो दे आर हाईली क्वालिफाइड, सो उनके अंडर हमने ट्रेनिंग करी, तो हमें एक्सपोजर मिला। हमें आगे किस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, हमें उसके बारे में पता चला। चलिए बढ़ते आगे। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस सहायता बूथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस पुलिस सहायता बूथ में सहायता नहीं हो रहा बल्कि जाम छलकाए जा रहे हैं। ये पुलिस सहायता का बूथ है लखनऊ का, जिसका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर सहायता नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है, बल्कि जिनकी ड्यूटी लगी है वो यहाँ पर जाम छलका रहे हैं। लखनऊ के बाजार खाला थाने का
ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में 2 युवक बूथ के बाहर जाम छलकाते नजर आ रहे हैं, शराब पीते नजर आ रहे हैं। और ये पुलिस बूथ है, पुलिस सहायता बूथ है, असिस्टेंट बूथ इसे कहते हैं, ताकि किसी को अगर मदद की दरकार हो तो उनको मदद मुहैया करवाई जा सके। लेकिन इस बूथ की स्थिति देखिए तो उसके सामने यहां पर युवक शराब पी रहे हैं सड़क पर। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, ये तो वही बात हो गई चिराग तले अंधेरा, जहां पर पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, जहां जिस जगह पर लोगों को सबसे ज्यादा डरना चाहिए, वहीं पर कानून का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, बिल्कुल यूं तो लखनऊ पुलिस तमाम बड़े दावे करती है कि खुले आसमान के नीचे किसी को भी शराब पीने की आजादी नहीं है, लेकिन ये आजादी उस वक्त दिखाई पड़ती है जब जो पुलिस सहायता बूथ है उसी के ठीक बगल में और पुलिस सहायता के बूथ के किनारे खड़े होकर 2 युवक जाम छलका रहे हैं और जो बूथ है उसमें ताला पड़ा हुआ है, जहां पर ना ही कोई पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है, ना ही कोई एसआई है, ना ही कोई होमगार्ड है। ऐसे में अगर पुलिस सहायता बूथ के किनारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। दूसरी वही बात हो गई कि जो तमाम तरीके की दावे किए जाते हैं कि हमारे चौकी क्षेत्र में, हमारे थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे संबंधित बूथ के बूथ इंचार्ज से मिले या फिर तत्काल वहां पर पुलिस सहायता मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जिस जगह पर सहायता मुहैया कराने की बात की जा रही है वहां पर सरेआम लोग खुलेआम शराब पीते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लखनऊ की जो बाजार खाला पुलिस है वो कहीं ना कहीं इसके सवालों के घेरे में जरूर आती है कि आखिर वो पुलिसकर्मी जो बूथ पर तैनात किए गए वो कहाँ है और बूथ में ताला क्यों मारा गया और इतना बेखौफ होकर लोग क्यों चौकी के ठीक बगल में जाम छलका रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है जो राजधानी लखनऊ की जनता लखनऊ पुलिस से पूछ रही है कि सुरक्षा के दावे करने वाले जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हैं, क्या उनके दिशा निर्देशों का पालन जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या संबंधित थाना अध्यक्ष हैं या चौकी इंचार्ज है वो नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का वीडियो बूथ के बगल से वायरल होता है तो जाहिर सी बात है लोगों के हौसले बढ़ेंगे और सरेआम जो है जो शराब के ठेके होते हैं उसके ठीक बाहर खड़े होकर सुबह शाम धड़ल्ले से खुले आसमान के नीचे लोग शराब पीते हुए देखे जा सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। अगली खबर भी लखनऊ से है। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने आज कोविड का वैक्सीन लगवाया है। कोरोना से बचाव के लिए बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने आज वैक्सीनेशन करवाया। उनको आज पहला डोज लगा है। टीएस मिश्र हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर मायावती ने वैक्सीनेशन करवाया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीनेशन करवा कर लोगों को वैक्सीन के सुरक्षित होने का संदेश दिया है। हालांकि विपक्ष के कई नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन पर, लेकिन उनसे अलग राय रखते हुए बीएसपी की जो मुखिया हैं उन्होंने आज पहला टीका लिया है और देश की जनता से अपील की है कि ये मुश्किल का दौर है, ऐसे वक्त में आप लोग जरूर टीके पर भरोसा कीजिए और वैक्सीनेशन करवाइए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर जारी है, उन्होंने कहा कि मैंने आज टीका लगवाया है और मैं उम्मीद करती हूं कि जो बाकी देश की जनता है वो टीका लगाए। केंद्र और राज्य सरकार से अपील उन्होंने की है कि गरीबों के लिए मुफ्त टीके की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उन तक पहुंच भी हो, क्योंकि सब कोई अस्पताल आकर गरीब लगवा भी नहीं रहे। तो इसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।